हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। हम लोग एनसीईआरटी बुक का तीसरा चैप्टर है जो सरल रेखा में गति पर आधारित हम न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो हम जो है इसके पहले 2 वीडियो लेक्चर या 3 वीडियो लेक्चर पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमने देख लिया है, यानी कि बहुत सारे सवालों को हमने उसमें लगाया, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज का वीडियो लेक्चर भी न्यूमेरिकल पर होगा और अगला 1-2 वीडियो लेक्चर भी इसी पर आएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के सवाल हैं। तो हम सोच रहे हैं कि सब टाइप के सवाल इसमें इंक्लूड हो जाएं। तो चलिए, जैसे कुछ बचे हुए सवाल हैं जो कि एक वीडियो लेक्चर में लेने पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग छोटा छोटा करके बना रहे हैं। जैसे एक सवाल है, पहला है कि एक मीनार की चोटी से नीचे की ओर किसी वेग से फेंका गया कण, कोई कण है, ठीक है, एक मीनार है, यहाँ इसकी चोटी से नीचे की ओर मान लीजिए u वेलोसिटी से कोई कण फेंका जा रहा है। पृथ्वी तक आने में, यहाँ तक आने में इसे t1 समय लगता है। यदि उसे उसी बिंदु से, यानी उस कण को इसी बिंदु से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है उसी वेग से, है ना, तो यह t2 समय लेता है, ठीक है ना, क्या लेता है, t2 समय लेता है। यदि मीनार की चोटी से पृथ्वी तल तक स्वतंत्रतापूर्वक गिरने में लगा समय t3, अगर कोई चीज़ यहाँ से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाए, यानी यहाँ से फेंका जाता है ये इसी पॉइंट से u वेग से, फिर भी पृथ्वी पर आने में उसे कितना लगता है समय, t2। तीसरे केस में उसे स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जा रहा है, यानी कि u बराबर 0, तो यहाँ तक आने में उसे t3 समय लगता है। तो सिद्ध करना है कि t3 बराबर ये होता है, ठीक है ना। अब जैसा कि जानते हैं कि रेफरेंस पॉइंट से नीचे के डायरेक्शन में हम दूरियां जो लेंगे, यानी सारी चीज़ जो हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, ऊपर जो है पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, और जी जो है नेगेटिव होगा ऑलवेज, क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे की ओर होती है। अब चलिए, पहले केस में क्या है कि u वेलोसिटी से नीचे की डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है ना। तो नीचे की डायरेक्शन में फेंका जा रहा है तो u भी नेगेटिव, g भी नेगेटिव, और ये जो हाइट गिरेगा, मान लीजिए h ऊंचाई की मीनार है, वो भी नेगेटिव होगा। तो गति का जो दूसरा समीकरण है ut + हाफ at² से, यहाँ पे हम क्या करेंगे, -h, ये भी माइनस, ये t1 हो जाएगा, -हाफ g t1², या माइनस कॉमन लेके इसको काट दें तो ये बनेगा ut1 + हाफ g t1। समीकरण मान लीजिए 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में ये इसी रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की दिशा में फेंका जा रहा, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव। बाकी जब ये ऊपर जा कर के फिर नीचे आ रहा हो, कुछ ऊंचाई जाकर ऊपर जाता होगा फिर नीचे आता होगा, लेकिन उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो h ही होगा, क्योंकि यहीं आकर के गिरता है और यहाँ इसका ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही होगा, भले ये किसी रास्ते से नीचे आया होगा, लेकिन अंतिम बिंदु 0 पर आ गया, ये h पे है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाएगा, माइनस। दूसरे केस में, ये फर्स्ट केस में था, अब सेकेंड केस में ये -h होगा। ये ऊपर की दिशा में फेंका जा रहा है तो ये प्लस होगा, और समय कितना लग रहा है, t2, और g ऑलवेज नेगेटिव होगा, t2², ठीक है। आप इसे अगर माइनस से गुणा कर दें तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 2 रख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान देना है चिन्हों का, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सवाल आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों नेगेटिव था, ये हम पॉजिटिव था, अब इन दोनों को पॉजिटिव करके इसको नेगेटिव कर सकते हैं, या इसको भी नेगेटिव रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दिया तो ये पॉजिटिव, ये माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब है कि समीकरण 1 में आप t2 से गुणा कर दीजिए, और समीकरण 2 में t1 से गुणा करके फिर ऐड कर दीजिए 1 को 2 के साथ। और जब इसमें t2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये h t2, और यहाँ पे हो जाएगा u t1 t2 + हाफ g t1 है, ये स्क्वायर है, सॉरी, और t2। इसमें t1 से गुणा करेंगे तो h t1 - u t1 t2, और ये प्लस हाफ g, यहाँ t2² t1 होगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे, h कॉमन ले लीजिए, t1 + t2, और ये माइनस हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह का, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इस तरह का चीज़ बनाएंगे कि ये दोनों माइनस प्लस समान होकर कट जाए,
ठीक है ना, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 2h हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ कट नहीं रही है, ना ये कट रहा ना ये, तो इसीलिए ऐसा हम कहते हैं ना कि जब समीकरण, दो समीकरण बना के जोड़ना होता है तो हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि दो समीकरण में एक पोर्शन और दूसरे समीकरण का दूसरा पोर्शन जो होता है वो कट जाए। तो इसीलिए इसमें हमने T2 से गुणा कर दिया तो T1 T2 हो जाएगा, और यहाँ T1 से गुणा किया तो T2, यानी ये दोनों सेम होगा, माइनस प्लस से जोड़ने पर कट जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्या करिए, ये चीज़ कॉमन ले लीजिए। देखिए T1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर T2 यहाँ पर भी है, और हाफ जी दोनों में कॉमन है, तो हाफ जी T1 T2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा T1, यहाँ बचेगा T2, ये देखिए कैंसिल हो गया, तो H बराबर हाफ जी T1 T2। ये समीकरण आप 3 मान सकते हैं। तीसरी कंडीशन में आप देखेंगे, कह रहा है कि जब स्वतंत्रता पूर्वक गिराने में लगा समय, तो स्वतंत्रता पूर्वक गिराने का मतलब है कि U तो 0 है और लग रहा है समय T3, तो देखिए नीचे के डायरेक्शन में ये और ये दोनों माइनस होगा, तो वो हो जाएगा माइनस H, और ये तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस हाफ जी T3 स्क्वायर, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा हाफ जी T3 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अब देखिए ये भी H के बराबर है, ये भी H के बराबर है, तो आप यहाँ पे क्या करिए कि इनको बराबर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ जी T3 का स्क्वायर, हाफ जी T1 T2, हाफ जी कट गया, यहाँ से देखिए T3 हमको चाहिए, तो ये वर्ग आकर के इधर अंडर रूट हो जाएगा T1 T2, यही प्रूफ करना था। तो सवाल बिल्कुल ज़्यादा वो कठिन नहीं था, लेकिन देखने में लग रहा था कठिन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं T3 इक्वल अंडर रूट T1 T2। तैयारी कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आप सवाल को दिमाग में ही रट लो, ताकि सवाल देखते ही आप आंसर मार दो, ठीक है ना। कुछ सवाल जो होते हैं करीब 50, 60, 70 का 80% सवाल ऐसे रहने चाहिए, या तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि 80% सवाल जो है का आंसर आप देखते ही मार दो, क्योंकि टाइम बाउंडेशन होता है। तो प्रैक्टिस जितना अधिक करेंगे, क्योंकि ये सवाल आप 2-3 बार अगर दिमाग में लगाए हैं तब आप परीक्षा में देखेंगे अरे ये तो यही आंसर है, क्योंकि विकल्प में ये दिया रहेगा और भी 2-3 दिए रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला सवाल लगाते हैं। चलिए अगला सवाल ये है कि एक 19.6 मीटर गहरे कुएं में एक पत्थर डाला जाता है जिसकी आवाज़ 2.05 सेकेंड बाद सुनी जाती है, तो ध्वनि की चाल क्या होगी या ध्वनि का वेग क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ तो डायरेक्शन से नहीं मतलब है, चाल से ही मतलब है, और जी की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसके वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी की वजह से। अब देखिए ये कुआं है, ठीक है ना, गहराई क्या है इसकी आप पता है, यहाँ दिया है 19.6 मीटर। एक पत्थर यहाँ से छोड़ा जाता है और ये आता है तली से टकराता है, ठीक है ना, और तब जाके ध्वनि ऊपर सुनाई देती है। तो कहने का मतलब है कि इस पत्थर को यहाँ तक आ करके टकराने और टकराने के बाद जो ध्वनि ऊपर जाती है, टोटल समय दिया हुआ है ये, यानी आने जाने का टोटल समय, यानी पत्थर आया टकराया उसकी ध्वनि ऊपर गई, टोटल समय ये है। तो हम क्या करें कि पत्थर को यहाँ से यहाँ तली में गिरने का समय निकाल लें, ठीक है ना। तो वो समय इसमें से घटा देंगे तो जो समय बचेगा वो ध्वनि के ऊपर आने का समय होगा। भाई पत्थर जाने के बाद टकराया तब ना आवाज़ आई, तो टोटल समय ये दिया हुआ है, जाने का भी समय और ध्वनि के ऊपर आने का। तो हम पत्थर द्वारा कुएं के तल पे टकराने में लगा समय निकाल लेते हैं। तो समय कैसे निकलेगा, तो वो वाला सूत्र लगा देते हैं, UT हाफ GT स्क्वायर से। अब देखिए गहराई है, नीचे जाएगा, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो माइनस 19.6, और ये छोड़ा जाता है, डाला जाता है स्वतंत्रता पूर्वक, तो ये 0 है, ये माइनस हाफ G का मान 9.8 T स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा, इसको हम काट दें 4.9 T स्क्वायर, T स्क्वायर बराबर हो जाएगा 19.6 4.9, या ये 4 बार में कटेगा, यानी कि T बराबर अंडर रूट 4 यानी कि 2 सेकेंड, ठीक। तो कहने का मतलब है कि ध्वनि जो ऊपर आने का समय क्या है ना, ध्वनि के ऊपर आने का समय, ध्वनि के ऊपर तक आने का समय, तो क्या हो जाएगा वो 2.05 में से 2 सेकेंड घटा देंगे
तो हो जाएगा 0.5 सेकेंड। इतने समय में ध्वनि ऊपर आ जाती है। तो ध्वनि का वेग यानी कि ध्वनि की चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। तो ध्वनि की चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय, ठीक है ना। तो दूरी कितना है कुएं की 19.6 और समय कितना लगा उसको आने में इतना, तो कितना हो जाएगा 19 दशमलव हटाएंगे 96.5 या ये 5 तिहाई 15 4 46 4 बचा 46 5 9 45 5 दूनी 10 392 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होगी। ध्वनि की चाल कितनी है 392 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये है कि पृथ्वी से किसी रॉकेट को ऊर्ध्वाधर 10 मीटर पर स्क्वायर के परिणामी त्वरण से छोड़ा जाता है। मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के परिणामी त्वरण से छोड़ा जाता है। 1 मिनट के बाद ईंधन समाप्त हो जाता है तथा रॉकेट चलता रहता है। रॉकेट क्या है, चलता रहता है। उस क्षण के बाद से वह अधिकतम ऊंचाई तक कितने समय में पहुंचेगा। उस क्षण से जब उसका 1 मिनट के बाद ईंधन समाप्त हो जाता है तब उस रॉकेट चलता रहता है। एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी से इसको छोड़ा जाता है। एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का परिणामी त्वरण से छोड़ा जाता है। 1 मिनट के बाद ईंधन समाप्त हो जाता है तो रॉकेट चलता रहता है। जब ईंधन समाप्त हो जाता है उसके बाद से वो कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगेगा, वह अधिकतम ऊंचाई तक कितने समय पहुंचेगा, ठीक है ना। टाइम पूछ रहा है, ऊंचाई नहीं पूछ रहा, टाइम पूछ रहा है। चल रॉकेट पृथ्वी से जब छोड़ा जाता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है क्या होता है, 0 होता है। देखिए जो सेल्फ ड्राइवन वस्तु होती है जैसे रॉकेट है, गुब्बारा है, जब वो पृथ्वी से छोड़े जाते हैं तो उन समय उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो उनके अंदर फ्यूल भरा होता है। उस फ्यूल के वजह से वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाते हैं। लेकिन कोई अगर ऑब्जेक्ट उस तरह का ऑब्जेक्ट है जो फ्री बॉडी है, जैसे फ्री बॉडी है उसमें कोई ईंधन नहीं है, उसको हमें ऊपर फेंकना है तो हमें उसको प्रारंभिक वेलोसिटी देना होगा तब ऊपर जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो वो जाता है और 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड के बाद उसका ईंधन समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि 1 मिनट के बाद ये रॉकेट ऊपर जब जाएगा तो 1 मिनट के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है कि रॉकेट हुआ या गुब्बारा, उसके ऊपर जी की वैल्यू काम नहीं करती है। उसके ऊपर जी की वैल्यू काम नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो जी के प्रभाव को काउंटर कर देता है। उसके ऊपर मतलब जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को काउंट कर देते हैं ताकि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जो उसको वेलोसिटी मिलती है वो उससे ऊपर जाता रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक परिणामी त्वरण से वो छोड़ा जाता है, वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ये वाला लगा देंगे गति का प्रथम समीकरण। v पूछा, ये तो 0 है और ये कितना है 10 और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यानी कि वो परिणामी त्वरण ऑलरेडी दे रखा है कि इस त्वरण से वो ऊपर जा रहा है। हो सकता है जब वो उस त्वरण से ऊपर जा रहा है तो उसका वेग भी बदल रहा हो तभी, क्योंकि इंजन के हिसाब से हम उसका वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं। यानी हम उस इंजन के हिसाब से उस पर इतना फोर्स लगा सकते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे वो ज़्यादा फोर्स हो जाए। तो जब वो ज़्यादा फोर्स हो जाएगा तो बढ़ते हुए वेग से जाएगा, या इतना ही हम उसको बल दें रॉकेट को ऊपर छोड़ने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 मिनट बाद इसका ये वेलोसिटी होगी। अब जैसे 1 मिनट बाद इसका ईंधन समाप्त हो जाता, अब जब ईंधन समाप्त हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब इस वेग से वो कुछ दूर तक जाएगा। अब वहाँ जी काम करेगा उसका, वहाँ पे अब ईंधन समाप्त हो गया तो जी काम करेगा वहाँ पे अब ये। और कह रहा है कि अधिकतम ऊंचाई तक वो कितने समय में पहुँचेगा यहाँ, ठीक है ना। रॉकेट
मान लीजिए यहाँ पे आया रॉकेट, पृथ्वी से यहाँ पे आया, इसके बाद ईंधन समाप्त हो गया, अब इसके ऊपर जाएगा वो, तो वहाँ पे उस जी लगेगा। वेलोसिटी इस समय इसकी क्या है, v है, कितना है 600 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट तक जा कर के उसका वेग क्या हो जाएगा 0। तो कितने समय में जाएगा यही पता करना है, टाइम, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा लास्ट वेग 0 है, u इस समय मान लीजिए 600 मीटर पर सेकेंड है, टाइम पूछ रहा है, ठीक है ना, और g की वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो यही समीकरण अगर हम लगाते हैं u प्लस 80 वाला, तो ये तो 0 है, ऊपर जा रहे हैं तो ये कितना है 600 है, और ये g की वैल्यू कितना है 10 है, और t हमें मालूम करना है। तो यहाँ से 10t बराबर क्या हो जाएगा 600, और t बराबर हो जाएगा 600/10 यानी कि 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुँचेगा। वो कह रहा है ना अधिकतम ऊंचाई तक कितने समय पहुँचेगा, मतलब वो अधिकतम ऊंचाई वो होगी जहाँ पर उसका अंतिम वेग क्या होगा 0। तो उसको क्या 60 सेकेंड यानी 1 मिनट लगेगा। कितना लगेगा 1 मिनट लगेगा, ठीक है ना। जैसे वो उसका ईंधन समाप्त हो जाएगा ना, वहाँ जी तुरंत काम करने लगेगा, क्योंकि अब इंजन समझ लिए बंद हो गया, अभी इसके प्रभाव में आगे जा रहा है, और जब तक उसका ईंधन काम कर रहा था इसका प्रभाव नेगलेक्ट था उसके ऊपर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 2 सवाल एक साथ। पहला है कि किसी कण की चाल दिया हुआ है vt हाफ बीटा टी स्क्वायर, जहाँ t समय और बीटा कांस्टेंट। कह रहा है कि t बराबर 1 सेकेंड से लेकर t बराबर 3 सेकेंड के बीच औसत त्वरण क्या है। ये कह रहा है t बराबर 1 सेकेंड पे और t बराबर 3 सेकेंड पर ताक्षणिक त्वरण क्या है, ठीक है ना। तो चलिए चौथे का हल देखते हैं, सिंपल है। पहली बात तो हम देखिए औसत त्वरण जो होता है वो बड़े टाइम इंटरवल के लिए होता है, ठीक है ना, बड़े टाइम इंटरवल के लिए होता है। तो देखिए औसत त्वरण जो है हमारा, हम वेग परिवर्तन बटे समयांतराल ये होता है, सॉरी ये है फार्मूला। और जो ताक्षणिक त्वरण का होता है वो dv/dt होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। औसत त्वरण का ये होता है और ताक्षणिक त्वरण का ये होता है। तो इसका मतलब होता है कि लास्ट वाला त्वरण माइनस प्रारंभिक त्वरण ये t2 माइनस t1, और इसका तो होता है v का t के समय प्रथम अवकलन। तो पहली बात हम जो है यहाँ पे t1 रखेंगे, यानी कि v1 अगर हमारा निकलेगा तो हाफ बीटा 1 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा हाफ बीटा। उसी तरह से v3 मतलब हाफ बीटा 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ बीटा 9। अब हमें त्वरण चाहिए औसत, मीन एक तरह से, तो v3 माइनस v1, लास्ट वाला समय क्या 3 है और पहला वाला क्या 1 है। तो ये है 9/2 बीटा माइनस बीटा बटे 2/2। तो ये हो जाएगा 2, 9 में से 1 जाएगा 8 बीटा/2, और ये हो जाएगा 2, यही ना। तो वो हो जाएगा ये यहीं पे आएगा, 2 दूना 4 यानी 8 हो जाएगा। हाँ ये 4 होगा, 4 दूना 8 यानी कि 2 बीटा हो जाएगा, 2 बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और उसी तरह से अब हमको कह रहा है ताक्षणिक त्वरण क्या होगा। तो ताक्षणिक त्वरण के लिए आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा, अवकलन करना होगा। d/dt है और ये क्या है हाफ बी टी स्क्वायर। तो चूँकि ये दोनों कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा हाफ बीटा, और t का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2t होगा, और t का फिर 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया यानी कि bt। अभी t बराबर 1 सेकेंड पर क्या होगा, तो बीटा गुणे 1 यानी कि बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और t बराबर 3 पर क्या होगा, तो बीटा t यानी कि 3 बीटा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये ताक्षणिक मतलब किसी स्टैंड पर, किसी क्षण, उस समय उसका त्वरण क्या है। और जो औसत होता है वो टाइम इंटरवल के बीच एक
रेशियो बताता है कि उस टाइम इंटरवल के बीच उसका त्वरण कितना है, वो चेंज नहीं होता उस टाइम इंटरवल के बीच, ठीक है ना। औसत त्वरण मिला जुला के वही रहता है, ठीक है। और जो दूसरा सवाल है वो दिया है कि समय t और विस्थापन x में निम्न संबंध, इस तरह का संबंध, अल्फा बीटा ग्रह नियतांक त्वरण का मान क्या होगा। अब देखिए t के रूप में दिया है x, t जो है x का फलन है, तो आप क्या करिए कि पहले इस त्वरण चाहिए तो पहला इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट अवकलन करेंगे तब वेग मिलेगा, फिर अवकलन करेंगे तब त्वरण मिलेगा। तो इसका x के सापेक्ष क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा x, पावर आगे आ जाएगा, 2 में से 1 घटेगा, ये जो x के पावर n होता है तो n पहले आ जाता है और n माइनस 1 है ना, ठीक। प्लस ये तो कांस्टेंट है, बीटा का 1 हो जाएगा। तो ये जानते हैं कि dx अपान dt जो है उसे कहते हैं v, और ये उल्टा है तो इसको कहेंगे 1 अपान b। तो ये हो गया 1 अपान b 2 अल्फा x 1 बीटा। और फिर एक बार अवकलन कर दीजिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं v इनवर्स 2 अल्फा x प्लस बीटा। अब इसका जो है क्या करना है, t के सापेक्ष है ना, तभी तो त्वरण मिलेगा t के सापेक्ष। तो v का हमको t के सापेक्ष करना है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा t के सापेक्ष, टू अल्फा तो कांस्टेंट है, ये dx अपान dt हो जाएगा, और ये बीटा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसका करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, v -1 और फिर v का करेंगे तो dv अपान dt हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 अल्फा और dx अपान dt को हम क्या कहते हैं, v। अब ये हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -v स्क्वायर dv अपान dt 2 अल्फा v, माइनस इधर लाइए तो dv dt, और ये v आकर के क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 अल्फा v क्यूब। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग त्वरण कहते हैं, और ये माइनस भी आगे आएगा, तो a बराबर हो जाएगा -2 अल्फा v, ठीक है। तो त्वरण का मान ये होगा। थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया था, वही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि एक बस नियत त्वरण अल्फा से t1 समय तक त्वरित होती है, इसके बाद नियत मंदन बीटा से t2 समय के लिए अवमंदित होकर स्थिर हो जाती है। t1 और t2 का अनुपात क्या होगा। अधिकतम वेग तथा अधिकतम दूरी का व्यंजक प्राप्त करना, अधिकतम वेग और अधिकतम दूरी का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है ना। देखिए पहले सवाल के हिसाब से ग्राफ देखेंगे क्या है। मानेंगे कि माना बस जो है t1 समय तक त्वरित और t1 समय तक मंदित होती है। यहाँ पे मान लें पहले कि माना बस t1 समय तक त्वरित और t2 समय तक मंदित होती है, तो कुल समय क्या हो जाता है, t1 बटे t2। ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो नियत त्वरण है और वेग और समय के बीच ग्राफ खींचा जा रहा है ना। त्वरण जब निकलता है तो हमें त्वरण दिया हुआ है, तो t1 समय तक यानी कि एक समान ग्राफ होता है। नियत त्वरण है तो त्वरण जो है वीटी ग्राफ के ढाल से मिलता है, वीटी ग्राफ के ढाल से मिलता है, तो यानी कि एक मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिसको हम लोग वी मैक्स कहते हैं, और इसके बाद वो मंदन शुरू हो जाता है तो वेलोसिटी घटती है, तो यहाँ तक का जो समय होता है वो t1, फिर वो एक समान रूप से मंदित होती है, यानी कि वेलोसिटी उसके घटते घटते फिर 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो ये ढाल अल्फा और ये ढाल एक तरह से बीटा है ना। यानी कि जो वीटी ग्राफ का ढाल जो होता है, वीटी ग्राफ का जो ढाल होता है वो क्या होता है, त्वरण देता है, और यहाँ से यहाँ तक का समय t2 है और पूरा समय t1 प्लस t2 है, ठीक है ना। तो ग्राफ से ये मान लेते हैं ओ ए बी, ठीक है ना, ओ ए बी, ठीक है ना। तो ग्राफ से क्या हो जाएगा, रेखा ओ ए का ढाल, ढाल मतलब जिसको हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। ढाल बराबर क्या होता है, एक तरह से ये अपान ये tan थीटा जिसको हम लोग ढाल कहते हैं, लंब बटे आधार होता है, tan थीटा ही होता है ना ढाल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
tan अल्फ़ा, या इसको कुछ नाम नहीं दिए, त्वरण दिया हुआ है, एक नियत त्वरण ये अल्फ़ा है और ये बीटा मान लेते हैं, तो इसका कोई नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ढाल है एक तरह से, θ1 या θ2 मान सकते हैं, चलिए, है ना। और ये होता है क्या, लंब बटे आधार होता है, तो लंब यानी मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स है और टाइम क्या है, t1 है, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम t1 देखें तो v मैक्स अपान अल्फ़ा 1 मान लेते हैं। उसी तरह से मंदन में क्या होता है, रेखा AB का ढाल, तो ये नेगेटिव होगा, ये रेखा एक्स के साथ कितना कोण बनाती है, तो नेगेटिव होगा क्योंकि tan ये 90 से ज़्यादा है ना, ये θ2 क्या है, ग्रेटर देन 90 से नेगेटिव होगा, तो बीटा बराबर ये हो जाएगा माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। यानी कि नेगेटिव यहाँ पे हम हालांकि मैग्नीट्यूड लेंगे, ये केवल बता रहा है कि मंदन हो रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है, ये सिर्फ बताएगा मंदन, ये क्या बताएगा, मंदन। तो ये हो जाएगा वही लंब बटे आधार, यानी कि b मैक्स बटे t2, ठीक है ना। या हम इसको सीधा सीधा यही लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड t2 और t2 बराबर हो जाएगा b मैक्स बटे बीटा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि t1 t2 का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ से देख लीजिए t1 t2 का अनुपात क्या होगा, तो t1 बराबर क्या है, b मैक्स बटे, यहाँ से देखा जाए, ये तो मान ली निकल गया, यहाँ से देखा जाए तो t1 बराबर b मैक्स बटे अल्फ़ा है और t2 बराबर b मैक्स बटे बीटा है, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा बीटा बटे अल्फ़ा, ठीक है ना। अब हमें पूछा है अधिकतम वेग क्या होगा, अधिकतम वेग, तो आप क्या करिए, यहाँ से t1 t2 की वैल्यू इसको समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है ना। कहने का मतलब है यहाँ पे ये वाला जो एंगल दिया हुआ है, इस पूरे एंगल में 180 में से ये वाला घटा देंगे तो ये जो आएगा ना, उसका tan जो वैल्यू होगी नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। यानी वो भी तो tan थीटा, ये 90 माइनस ज़्यादा होगा तो tan थीटा का मान तभी लंब बटे आधार होगा, यही लंब बटे आधार होगा, लेकिन वो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए t बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 है, तो t बराबर ये t1 का वैल्यू क्या है, v मैक्स अपान अल्फ़ा और ये हो जाएगा b मैक्स अपान बीटा, तो b मैक्स कॉमन ले लीजिए, 1 अपान अल्फ़ा 1 अपान बीटा, थोड़ा सा हल कर दीजिए यहाँ पे, ये अल्फ़ा बीटा लघुत्तम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अगर हमें b मैक्स चाहिए तो हो जाएगा ये उधर जा कर के अल्फ़ा, ये यहीं रखिए, उसको उधर ले जाइए, अल्फ़ा बीटा इंटू टी, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। अब दूसरी चीज़, हमें वीटी ग्राफ से अगर हमें दूरी चाहिए, अधिकतम दूरी कितना प्राप्त करेगा, वो कितना दूर जाएगा, ठीक है ना। यानी इसके बाद वो मंदन आ रहा है, वेलोसिटी तो 0 हो गई है, लेकिन वो दूरी कितना जाएगा, तो वक्र से घिरे आकृति का हम लोग क्या लेते हैं इसके लिए, क्षेत्रफल। ऐसा पीछे पढ़े हो कि वीटी ग्राफ का जो अंडर का एरिया होता है वो कण द्वारा या जो वस्तु होती है इसके द्वारा कितनी दूरी चली गई वो बताता है, ठीक है ना। तो हम इसके एरिया ले लेंगे, किसका, OAB, तो OAB की एरिया क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए कितना जाएगा, तो ये एक समकोण, यहाँ पे एक लंब डाल दीजिए, त्रिभुज है ये OAB, एक त्रिभुज है ना, तो उसकी एरिया हो जाएगी, यानी कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये इस पे लंब डालिए, कितना v मैक्स के बराबर है, तो उसका होता है 1/2 लंब गुणे आधार होता है, तो 1/2 लंब का काम यहाँ v मैक्स कर रहा है, आधार t1 प्लस t2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक t1 है, यहाँ से यहाँ तक t2 पूरा ये, तो यहाँ पे आप v मैक्स की वैल्यू रख दीजिए, क्या है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और t भी है, और ये हो जाएगा t1 t2, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक चीज़, हाँ ये चीज़ जो है ये भी t के बराबर है, तो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये t है, ये भी t के बराबर हो जाएगा, तो t², तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम दूरी हो गई, अधिकतम
ये अधिकतम वेग हो गया और ये अनुपात हो गया बीटा बटे अल्फा। ठीक, अगला सवाल है कि दो वस्तुएं ए और बी, ये दो वस्तुएं हैं ए और बी, ठीक है ना। एक द्रव्यमानहीन छड़ द्वारा, यानी इस छड़ का द्रव्यमान कुछ नहीं है, चित्रानुसार बधी है, चित्र में बधी है। यदि ए बाईं ओर, यानी ए जो है भाई इसका कोई मास नहीं है, ये बाईं ओर इस v चाल से फिसलती है, तो v का वेग क्या होगा, सॉरी ये कैपिटल V का वेग, जबकि अल्फ़ा क्या हो 60 डिग्री हो। यदि अल्फ़ा 0 हो तो v का वेग क्या होगा, यानी कहने का मतलब ये वाला कोण उन्होंने अल्फ़ा दे रखा। ठीक है, तो क्या है, ये फिगर में एक्स वाई एक्सिस है जिस पे एक छड़ है जो इस पर टिका हुआ, जिसका द्रव्यमान कुछ नहीं है, मास 0 है, उस पर कोई तब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम करेगा। ठीक है ना, ये वस्तुएं जो है इस एक्सिस के ऊपर फिसलती हैं, ठीक है ना, और छड़ के द्वारा, छड़ से बधी हुई है एक तरह से। लेकिन यहाँ पे देखिए हम इस डायरेक्शन को वेलोसिटी पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे जब ये फिसलेगी वस्तुएं छड़ के सहारे, तो एक्स वाई वेरिएबल है, लेकिन जो छड़ की लंबाई है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर, यानी कि आधार का वर्ग लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो हमें इसका वेलोसिटी पूछा है, और ये मान लीजिए ओरिजिन से, मान लीजिए इस वक्त कितनी दूर पे है y, और ये ओरिजिन से कितनी दूर पर x, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं, ठीक है ना, समय के साथ। किससे, टाइम के साथ, तभी तो हमें वेग मिलेगा। समय के साथ इसका अवकलन कर देते हैं, तो इसका अवकलन करेंगे तो मिलेगा 2x dx अपान dt, इसका अवकलन करेंगे 2y dy अपान dt, और ये हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो ये समय के साथ इसका प्रथम हम लोग क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है इसका वेग। तो कहने का मतलब है कि ये ऊपर नीचे होगा, मान लो t समय में ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो dy dt किसका वेग देगा, इसका, और dx बटे dt a का वेग देगा। तो हमें चाहिए क्या, इसका, तो 2y dy dt बराबर हो जाएगा -2x dx अपान dt। 2 कट जाएगा, यानी कि dy dt यह हो जाएगा -x अपान y dx अपान dt। तो ये जो है बाएं तरफ, यानी इस तरफ का डायरेक्शन हम नेगेटिव में लेते हैं, दाहिनी तरफ की डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा -x अपान y, और ये -b ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना, ऑलरेडी क्या किया हुआ है, ये दे रखा है। ठीक, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ से देखिए, फिगर से देखिए, ये वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, b की, ये प्लस हो जाएगा। और ये देखिए फिगर से अल्फा दे रखा है फिगर में, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लेकिन यहाँ x बटे वाई है, x बटे वाई है, तो आधार बटे लंब को हम लोग क्या कहते हैं, कॉट अल्फा, ठीक है ना, क्या हो गया, कॉट अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा v कॉट अल्फा। अब देखिए वो कह रहा है कि पहले केस में अल्फा 60 डिग्री हो, तो काट 60 की वैल्यू करड़ी में 3 होती है, नहीं 1 बटे करड़ी में 3 होती है, तो हो जाएगा v √3, ये चाल हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। काट 60 tan 60 की वैल्यू करड़ी में 3 होती है। ठीक, दूसरे केस में कह रहा है कि यदि अल्फा 0 हो तो काट 0 डिग्री, काट 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, जैसे tan 90 की इनफाइनाइट होती है, उसी तरह से काट 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब है कि वेलोसिटी इनफाइनाइट जो कि संभव नहीं है, ठीक है ना। काट 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना, और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक, चलिए तो आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट 1-2 वीडियो लेक्चर और आएगा न्यूमेरिकल पर आधारित, जो अभी भी और भी अच्छे न्यूमेरिकल हैं जो पूछे गए हैं नीट में, जेईई में, और पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो 1-2 वीडियो लेक्चर और आएगा, फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रिलेटिव मोशन, ठीक है ना, सापेक्ष गति, उस पर भी बहुत सारे सवाल हम लोग लगाएंगे। इसके पहले उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।